भाग एक हम शुरू करने जा रहे हैं और भाग एक है आपका संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, यूनियन स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, और ये भाग एक है आपका 1 से लेकर 4 तक। संघ राज्य और उसका क्षेत्र मतलब इसमें यह बताया गया संघ मतलब हमारा देश किनसे मिलकर के बनेगा, तो राज्यों और तमाम क्षेत्रों से मिलकर के बनेगा, यह बताया गया। एक्चुअली इस भाग के नाम का मतलब यह है, ठीक है, दैट हाउ द इंडिया विल बी फॉर्म्ड, भारत बनेगा कैसे। सो इंडिया मींस यूनियन, पूरा संघ जो है, इंडिया विल बी फॉर्म्ड बाय द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। जितने भी हमारे देश में राज्य हैं और जो भी तमाम प्रकार के क्षेत्र हैं उनसे मिलकर के हमारा देश बनेगा। अच्छा, ये जो भाग एक है, भाग एक को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो इसके 2 हिस्सों में बांट करके हमको पढ़ना है इसको। बेसिकली एक, सबसे पहले हमें इसमें आर्टिकल्स पढ़ना जरूरी है और दूसरा इन आर्टिकल्स को डिटेल करना भी जरूरी है, मतलब इन आर्टिकल का विस्तार करना भी जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स भाग एक जो है वो 1 से 4 तक के आर्टिकल हैं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, द फर्स्ट 4 आर्टिकल्स इन पार्ट 1, जो शुरू के 4 आर्टिकल हैं वो भाग एक में है। तो पहला तो क्वेश्चन एग्जाम में आर्टिकल बेस्ड ही बनता है कि फलाने आर्टिकल में क्या है या फलानी चीज किस आर्टिकल में है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। इसलिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो फर्स्ट चीज होना चाहिए आर्टिकल याद होना चाहिए, उसके बाद आपको उसके एक्सप्लेनेशन में जाना है। जैसे आर्टिकल 1 2 3 4 हम देख रहे हैं, तो आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम है। और क्या बताया कि हमारे देश का नाम, आर्टिकल 1 कहता है हमारे देश का नाम होगा इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत। अरे लेखिकाओं, अभी बहुत जरूरी है लिखना, कोई नहीं लिखोगे, समझ में आया? हाँ, ध्यान दो। आर्टिकल 1 जो है इसमें हमारे देश का नाम बताया गया और नाम क्या बताया गया है, इंडिया अर्थात भारत। और यह कहता है आर्टिकल 1 कि देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा और साथ ही यह बताता है कि किससे मिलकर के बनेगा। तो दूसरा हिस्सा कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। नहीं आ रहा समझ में? ये नाम बस है। जैसे आप लोग का 2-2 नाम होगा ना, 2-2 क्यों होगा, 3-3 होगा भाई। 2 तो घर वाले रखे होंगे और एक बाबू, सोना। तो इंडिया अर्थ नहीं है तो मत रहे भाई, है, फोकस करो पढ़ाई में, बहुत लोग आएंगे फिर। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, नाम बता दिए। एक के बाद दो का मतलब क्या होता है, दूसरा। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नया होता है, विदेशी होता है ना, मतलब भाई जो पहला हो तो अपना है और दूसरा कौन होगा, विदेशी। तो 2 का मतलब दूसरा मतलब विदेशी। तो देखें, दूसरा है आपका विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज। सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ले तो रहा हूं। अच्छा, कंटिन्यू नहीं ले रहा था, इसको बोल रहे तो बाकी सर लोग भी तो ले रहे थे बेटा। तो विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज, इसका मतलब समझो बेटा, जितने भी क्षेत्र हम विदेशों से लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सिक्किम वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया इनिशियली, सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे भारत सरकार ने लिया। तो भारत सरकार ने क्यों लिया, बिकॉज आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरीज। आर्टिकल 2 सरकार को यह कर्तव्य बताता है कि सरकार विदेशों से कोई भी क्षेत्र ले सकती है।
सुने होंगे आप सिक्किम के बारे में। अच्छा, आप पौंडीचेरी सुने ना, पौंडीचेरी, इनिशियली इट वाज द फ्रेंच कॉलोनी, ये फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी प्रारंभ में, ठीक। इनको क्या किया गया है, फ्रांसीसियों से हमने लिया। गोवा वाज द पोर्तुगीज कॉलोनीज, गोवा जो था आपका पुर्तगालियों के अधीन था, इसको भी हमने आर्टिकल 2 के तहत ही लिया। अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश से 2015 में हमने 51 विलेजेस बांग्लादेश के हमने अपने देश में लिए। तो जब भी विदेशों से कोई क्षेत्र लेना होता है तो हम आर्टिकल 2 के तहत ही लेते हैं, ठीक। 1 2 3, 2 के बाद जो तीसरा होगा वो क्या होगा, नया होगा। फिर 2 के बाद तीसरा नया मेहमान होता है ना, तो बस 2 के बाद 3 मतलब नया, नया बोले तो नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जो भी नए राज्य बनते हैं, लाइक छत्तीसगढ़ बना, बाय बाइफरकेटिंग द एमपी वी हैव क्रिएटेड द छत्तीसगढ़ स्टेट, सो छत्तीसगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 3। जो भी नए राज्य बनेंगे आपका, वो अनुच्छेद 3 के तहत बनते हैं। जितने भी नए राज्य होंगे अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे अभी हाल ही में आपका जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू और आपका कश्मीर, लद्दाख सॉरी। तो ये भी किसके अंतर्गत बने हैं, आर्टिकल 3। ये पूछ चुका है आपका पीएससी प्री 2014 में, ठीक है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 3, ठीक। अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम क्या रखा गया है, यह पूछ चुका है आपका फूड इंस्पेक्टर परीक्षा 2013 में, समझिए बात। तो नए राज्यों का गठन होगा अनुच्छेद 3 के तहत, यह आर्टिकल 3 में, ठीक। अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अब एक साथ और समझेंगे बेटा। आर्टिकल 3 में यह कहा गया है नए राज्यों का गठन एवं गठन की प्रक्रिया, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स प्रोसीजर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स प्रोसीजर, नए राज्यों का गठन और इनके गठन की जो प्रक्रिया है वो सब अनुच्छेद 3 में बताई गई। तरीका क्या होगा गठन करने का, वो भी अनुच्छेद 3 में बताया गया। और जब राज्यों का गठन हो गया तो नए नए राज्य बन रहे हैं। तो आर्टिकल 4 यह कहता है कि नए राज्यों के गठन करने के लिए या नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया जो होगी उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। या आप ऐसा लिख लें कि नए राज्यों का गठन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी भी नए राज्य का अगर हम गठन करना चाहते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। अच्छा, संविधान संशोधन का मायने क्या है इसको समझिए बेटा। जब भी हमें संविधान में कोई नई चीज जोड़नी होगी या संविधान से हमें कोई चीज हटानी होती है या संविधान में कोई चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम नया राज्य बना रहे हैं तो नया राज्य कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ेगा। या जैसे जम्मू कश्मीर राज्य था तो राज्य को हमने समाप्त कर दिया, हटा, उसके लिए भी संविधान में वो हटेगा भी, यानी संविधान में फेरबदल होंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि संविधान में राज्यों के गठन से फेरबदल होते हैं, लेकिन यह फेरबदल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। नहीं समझे मेरी बात? तो नए राज्यों का गठन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यह है आपका 4 आर्टिकल। याद हुआ? पहले में बताया गया नाम और किन से मिल करके बनेगा। तो नाम क्या बोलता है? इंडिया अर्थात भारत। नहीं है, ठीक, वो हम बोलते हैं, ठीक है, आर्यों के द्वारा दिया गया नाम है, उसको आप इतिहास में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान ऐसा कोई शब्द नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही नाम बताया गया, इंडिया एंड भारत। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स प्रोसीजर। एंड आर्टिकल 4 formation of new states, there shall be no any requirement of constitutional amendment for formation of new states. नए राज्यों को बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 2 3 4
याद हुआ? अब चलिए, अब इसको डिटेल करते हैं अपन। देखो, अनुच्छेद 1 अपन डिटेल करते हैं, ठीक है बेटा? कुछ सीख लो, जीवन में काम आएगा, ठीक? अनुच्छेद 1, अब इसको डिटेल करते हैं, ठीक है ना? अनुच्छेद 1 में क्या है आपका? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये हमने पढ़ा है ना? अब इसको डिटेल करना है बेटा। देखिए, जब ये तमाम चीजों को जब हम देखते हैं, इस आर्टिकल को जब हम देखते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक, इस आर्टिकल को देखेंगे तो तीन चीजें हैं, ऐसा कर लो इसको। जैसे एक, इसमें सबसे पहले हमारे देश का नाम बताया गया है, ठीक है, कि देश का नाम क्या होगा। दूसरा, यह बताया गया कि देश किन से मिलकर के बनेगा, है ना? देश किन से मिलकर बनेगा, समझ रहे? फर्स्ट, नेम ऑफ द नेशन। सेकेंड, कंटेंट ऑफ द नेशन, है ना, बाय विच द नेशन विल बी बिल्ड अप, किन से मिलकर के बनेगा। और थर्ड है शासन की पद्धति, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? आर्टिकल 1 से बेसिकली तीन इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इसको समझिएगा विश्लेषण करके, है ना? आर्टिकल 1 प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली। फर्स्ट, द नेम ऑफ द नेशन। सेकेंड, बाय विच द नेशन विल बी बिल्ड अप, किन से मिलकर के देश बनेगा। एंड थर्ड, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन का तरीका क्या होगा, ठीक है? ये तीन चीजें बताता है। नाम क्या बताता है? देखिए, नाम क्या बताता है? इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत, है ना? इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे देश का नाम। और किन से मिलकर के बनेगा तो क्या बताता है आपका? राज्यों से मिलकर के बनेगा। और शासन की पद्धति क्या होगी तो क्या बताता है? संघ। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको तीन भागों में तोड़ दिया हमने। आर्टिकल 1 बेसिकली प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, द नेम ऑफ द नेशन एंड इट विल बी इंडिया दैट इज भारत। सेकेंड, बाय विच द नेशन विल बी बिल्ड अप, इट विल बी स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। एंड थर्ड, द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडॉप्टेड इन इंडिया इज संघ। संघ, ठीक है? अभी आप संघ ही लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले भी संघ ही लिखना, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखने के लिए ऐसे जगह छोड़ देना, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आए मेरी बात? अब इन्हीं तीनों को समझते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 1 गिव्स द नेम ऑफ द नेशन, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द नेम ऑफ नेशन विल बी इंडिया दैट इज भारत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान यह कहता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा? इंडिया अर्थात भारत होगा, ठीक? तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संविधान में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है, तो संविधान में हमारे देश को इंडिया जो कि भारत है या इंडिया अर्थात भारत के नाम से बुलाया गया। याद रखेंगे, इंडिया पहले है और भारत बाद में है, ठीक है? इंडिया दैट इज भारत। अब यहां से, लेकिन इंडिया दैट इज भारत ये हमारे देश का दो नाम है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि दो दो नाम क्यों रखा गया। तो उसके पीछे का एक रीजन मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताता हूं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली बात उन दिनों की है जब हमारा संविधान बन रहा था, पहली बार जब लिखा जाना था। तो जब संविधान लिखा जाना था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके बीच में एक मतभेद हो गया। और मतभेद यह हो गया कि आधे सदस्य जो है हमारे देश का नाम भारत रखना चाहते थे और आधे सदस्य हमारे देश का नाम इंडिया रखना चाहते थे। और जब ये मतभेद काफी बढ़ा तो सारे सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गए कि भाई हम हमारे देश का नाम क्या रखें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको कहा कि आप अपने अपने तर्क दो, फिर लॉजिक बताओ कि आप क्यों इंडिया रखना चाहते हो और आप क्यों भारत रखना चाहते हो। तो जो भारत रखना चाहते थे उनका लॉजिक ये था कि द वर्ड भारत शोज द स्पेसिफिक एंड यूनिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारत मीन्स भारत का देश,
द कंट्री ऑफ भारत। और भारत मीन्स होता है भरण पोषण करने वाला। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये हमारा स्लोगन है भारतीयों का। हमारी सोच ये, हमारा कल्चर ये है कि कम से कम हमारे पास अगर कोई आता है मांगने के लिए तो हम उसको भूखा ना लौटाए। इट शोज द स्पेसिफिक कल्चर। तो आधे सदस्य का कहना यह था कि भाई भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है ना, इसलिए हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। जबकि आधे सदस्यों का यह कहना था कि इंडिया होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए, सो ड्यू टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के कारण अंग्रेज जहां जहां गए वहां वहां हमारे देश का नाम इंडिया बोले। तो विश्व हमको इंडिया नाम से जानता है, और इंडिया नाम से जानता है। अगर हम देश का नाम बदल देते हैं तो विश्व के लोगों को लगेगा कि भाई ये नया देश आया है, हमारी ब्रांड वैल्यू घट जाएगी, और ब्रांड वैल्यू घटेगी तो इससे हमारा व्यापार जो है वो प्रभावित हो जाएगा। भाई ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना व्यापार के लिए। जब ये दोनों तर्क दिए तो दोनों चीजें जरूरी थी कि हमारी संस्कृति भी होनी चाहिए थी और हमारी ब्रांड वैल्यू बनी रहे, ये भी होना चाहिए था। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत। और इंडिया इसलिए रखा बिकॉज वी हैव ब्रांडिंग विथ इंडिया। हमारे देश का ब्रांडिंग किससे, इंडिया नाम से है। और यही कारण है कि हमारे देश का अगर औपचारिक नाम पूछा जाए, द ऑफिशियल नेम ऑफ द नेशन इज इंडिया। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम क्या है, तो भारत। लेकिन हमारे देश का औपचारिक नाम क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द नेशन? सो द ऑफिशियल नेम ऑफ द नेशन इज इंडिया। भारत जो है हमारे देश का औपचारिक नाम है, ठीक है, ऑफिशियल नेम है। क्लियर हुआ? ऑफिशियल नेम ऑफ आवर नेशन इज इंडिया। क्लियर हुआ? औपचारिक नाम है हमारे देश का। समझ पा रहे हो? औपचारिक नाम का मतलब समझते हो? जितने भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल वर्क होंगे उन सब में हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ होगा। जैसे अभी कल ही आपने क्रिकेट देखा, हम हार गए, लेकिन वहां पर नाम जो बहुत दुख भी हुआ, हारे तो हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे, वो उसका दुख कुछ ज्यादा हुआ। और विराट कोहली की कप्तानी अंतिम है, इसलिए बेचारे के लिए बहुत दुख लगा। मेहनत तो बहुत किया था उसने, है ना। इतना दुखी नहीं होना है। बहुत पैसा उन लोगों के पास में, नहीं देखती, देखा कर बेटा, पूछ देगा एग्जाम में, मेंस में आएगा क्रिकेट, वाइड बॉल पूछेगा, बोला नहीं मालूम, तो कैसे बनी? हाँ, पेपर 7 पार्ट 2 में स्पोर्ट्स है ना, ये सब पूछता है। लड़कियों खास तौर पर जो स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी नहीं होती ना, खाली सात बहू में दिलचस्पी रहती है। भविष्य तो यही है? किसी भी लेवल पर हो, भविष्य तो यही है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा पढ़ो लिखो भी। खैर छोड़ो, ये सब आप लोग का व्यक्तिगत मामला है, महिलाओं। मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, हाँ, जैसे कल आप खेल देखे तो वहां पर हमारे देश का नाम क्या लिखा है, टीम इंडिया बोलते हैं, माने इंडिया बोलते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नेम ही हमारे देश का क्या है, इंडिया। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर एक चीज आपको समझ में आएगा कि जब दोनों के बीच में मतभेद हुआ, संविधान सभा में सदस्यों के बीच में जब मतभेद हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी भी तरीके से नाम रख ले। सबको सहमत किया गया कि भाई ये नाम रखते हैं, दोनों सब लोग सहमत हुए, फिर ये नाम रखा गया। तो एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जब संविधान सभा या संविधान सभा संविधान बनाने के दौरान निर्णय किन तरीके से लेती थी, किस तरीके से या किस आधार पर निर्णय लेती थी, तो याद रखेंगे कि हमारे संविधान के निर्माण के दौरान हमारी संविधान सभा ने सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए हैं। यूनानिमस डिसीजन वेर टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूनानिमस डिसीजन, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। ये बेटा इंडिया अर्थात भारत, मतलब आपसे पूछेगा कि हमारे देश का नाम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया अर्थात भारत। ऑफिशियल नेम क्या है, तो इंडिया है। समझिए बात, मतलब कोई भी सरकारी काम करेंगे तो इंडिया नाम से करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नाम है हमारे देश का। विवाद था, देखो विवाद, तो विवाद को निपटाए कैसे, सबको समझा करके, मना करके। सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वी आर यूज्ड टू मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनानिमसली डिसीजन लेते थे। वो सबको सहमत करने के बाद डिसीजन लेते थे।
मतलब हमारे संविधान में कोई भी चीज बहुमत से नहीं जुड़ा है कि 5 में से जो 3 बोल दिए वो हो जाए। 5 के 5 सहमत हुए तब वो काम हुआ, इसलिए संविधान बनने में ज्यादा समय लगा। सर्वसम्मति पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, समझ में आया? अच्छा देख, दूसरा है कि हमारा संविधान या हमारा देश किन से मिल करके बनेगा, तो देश राज्यों से मिल करके बनेगा। इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, पहले अपन देखते हैं शासन की पद्धति। क्लियर? चलिए देखें शासन की पद्धति या वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम देखें शासन की पद्धति या वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक बात याद रखेंगे कि पूरे विश्व में मूलतः 2 प्रकार के ही शासन की पद्धतियां हो सकती हैं। ठीक है, पूरे विश्व में शासन की 2 ही प्रकार की पद्धतियां हो सकती हैं। मेरी बात समझे? एनी नेशन कैन बी गवर्न्ड बाय 2 टाइप्स ओनली। 2 ही तरीके हो सकते हैं। 1 इज संघ, या इसी को हम बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक, या इंग्लिश में बोलेंगे फेडरेशन। समझ रहे? शासन के 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है फेडरेशन और दूसरा हो सकता है आपका यूनियन या एकात्मक या एकल शासन व्यवस्था बोलते हैं। समझ रहे हैं? शासन के 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था, फेडरेशन और यूनियन। दीज आर द 2 वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच आर एडॉप्टेड बाय द ग्लोबली। समझ रहे हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक, और ये 2 प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, कोई देश या तो यूनियन हो सकता है या कोई देश फेडरेशन हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि फेडरेशन क्या होता है। समझ रहे हैं? देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरेशन और एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनियन। फेडरेशन को समझिए, समझेंगे, है ना? देखिए, जो फेडरेशन है, फेडरेशन ये इंग्लिश टर्म है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेडस। समझ रहे हैं? फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फेडस। ऐसे लिखिए ना बेटा इसको, फेडरेशन, क्योंकि इसको तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। फेडरेशन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द फोइडस, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेगा आप, FOEDUS। ठीक है, फेडस इसका प्रोनाउंसिएशन है। फेडरेशन इज अ इंग्लिश वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फेडस। इस फेडस का मतलब होता है एग्रीमेंट और ट्रीटी। मेरी बात समझ रहे हैं? द फेडरेशन is derived from a Latin word fedus which means agreement or treaty। फेडरेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेडस से हुई है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है ना, जिसका अर्थ होगा संधि या समझौता। अब देखिए बेटा, संधि या समझौता, तो संधि या समझौता कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो जब राज्य आपस में समझौता कर,
या संधि कर देश का निर्माण करें तो वह देश संघीय शासन वाला देश होगा या संघात्मक होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? If the states make treaty or agreement, if the states makes treaty or agreement to form a nation, the nation will be of federation type. मैं ये कह रहा हूं कि जब राज्य आपस में मिलकर के संधि या समझौता कर ले आपस में, और जब राज्य आपस में मिलकर के संधि या समझौता करते हैं और संधि या समझौता करके जब वो देश का निर्माण करते हैं, तो ऐसे देश को संघात्मक या संघीय देश या संघीय शासन व्यवस्था वाला देश बोले। मेरी बात समझ रहे हैं? इफ द स्टेट्स मेक्स ट्रीटीज और एग्रीमेंट एंड दे फॉर्म अ न्यू नेशन, द नेशन विल बी ऑफ फेडरेशन टाइप। मेरी बात समझ में आई? मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान सुनिए बेटा। पहले क्या था, जिस देश को आप आज अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर 13 छोटे छोटे क्षेत्र थे। मेरी बात समझ रहे? 13 छोटे छोटे क्षेत्र थे। तो छोटे छोटे क्षेत्र थे तो कमजोर थे, तो ब्रिटेन आया और उन सब के ऊपर कब्जा कर लिया और सब ब्रिटेन के गुलाम बन गए। दे ऑल बिकम्स द डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन। और जब वो ब्रिटेन के गुलाम हो गए तो काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको। 4th of July 1776 all these 13 sectors were get freedom। इन 13 छोटे छोटे क्षेत्रों को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिली। तो जब आजादी मिली इनको, तो ये जानते थे कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम फिर गुलाम हो सकते हैं। तो ये जो पूरे 13 जो क्षेत्र थे, ये सब आपस में मिले एंड दे मेड एन एग्रीमेंट, और उन्होंने आपस में एक समझौता किया दैट वी ऑल विल बी यूनाइटेड एंड विल बी वर्क एज अ नेशन। हम सब क्या होंगे, एक हो जाएंगे, और अब हम एक देश के तरीके से काम करेंगे ताकि कोई और हमको गुलाम ना बना सके। सो बेसिकली, और जब उन्होंने देश बनाया तो उन्होंने अपने देश का नाम रखा अमेरिका। अमेरिका इज ऑल्सो लैटिन वर्ड। अमेरिका भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली, जिस पर कोई कब्जा ना कर सके। और उन्होंने अपने देश का नाम रखा अमेरिका। सो बेसिकली अमेरिका, द नेशन अमेरिका इज अ रिजल्टेंट ऑफ ट्रीटीज और एग्रीमेंट अमंग ऑल द 13 स्टेट्स। मेरी बात समझे? वो 13 राज्य आपस में मिले, समझौता की, उन्होंने अमेरिका बना दिया। तो राज्यों के समझौता करने से अमेरिका बना। समझौता मतलब फेडरेशन। सो यूएसए इज अ फेडरेशन। नहीं आया समझ में? अब ये तो आपको समझाने के लिए था। यहीं पर अब आप एक चीज देखिए कि राज्य तो है और उन्होंने मिलकर के क्या बना दिया, देश बना दिया। तो राज्य को चलाने के लिए भी एक सरकार लगेगी और देश को चलाने के लिए भी एक सरकार लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? इसका मतलब फेडरेशन को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है, ये तो सैद्धांतिक हो गया। अगर आपको व्यवहार में किसी देश को पता लगाना है कि वो देश फेडरेशन है या यूनियन है, तो आप सीधा सीधा याद रखें, ऐसा देश जहां पर एक से अधिक सरकार हो, वो फेडरेशन होगी। द नेशन हैविंग मोर देन वन गवर्नमेंट, ठीक है? द नेशन हैविंग मोर देन वन गवर्नमेंट विल बी फेडरेशन। किसी भी देश में एक से अधिक सरकार हो, यानी 2 सरकारें हो, और कितनी होंगी? जैसे हमारे यहां तो 3 सरकारें, केंद्र में, राज्य में, जिला में। तो किसी भी देश में अगर एक से अधिक सरकारें, 2 सरकारें हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों है, तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? फेडरेशन। मेरी बात समझे? इफ एनी नेशन हैविंग द गवर्नमेंट एट मोर देन 1 लेवल्स, ठीक है, आफ्टर द सेंटर में तो होगी, उसके बाद स्टेट में भी हो, डिस्ट्रिक्ट में भी हो, तो अगर मोर देन 1 गवर्नमेंट है
तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? फेडरेशन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? बेसिक एकदम समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, इसका एक तरीका तो एक समझो ना बेटा, ये देखो, तो ये छोटे छोटे क्षेत्र है, ये इन सब को जोड़ दिए, एक देश बन गया अमेरिका, ये भी फेडरेशन। या मान लो कि ये एक बड़ा क्षेत्र था, शासन नहीं हो पा रहा था, इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया, तो इसमें भी तो केंद्र पर सरकार आ जाएगी ओवरऑल, और इन सब राज्यों में सरकार होगी, होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर के देश बनाए तो भी फेडरेशन है, या एक बड़ा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए तो भी फेडरेशन होगा, क्योंकि उसमें तो भी सरकारें होंगी। जैसे अमेरिका इस फॉर्मेट में बना है, 13 राज्य मिले और पूरा देश बना लिया, अब 50 हो गए हैं वहां पर। उसी के उल्टा अगर आप जाओगे तो कनाडा क्या है? पहले एक पूरा क्षेत्र था, उसने अपने क्षेत्रों को तोड़ा छोटे छोटे क्षेत्रों और उनको राज्य का दर्जा दिया। सो कनाडा इज ऑल्सो अ फेडरेशन, यूएस इज अ फेडरेशन, कनाडा इज ऑल्सो अ फेडरेशन। मेरी बात समझ रहे हो कि? समझ में आ रहा है? अब यहां एक बात और देखो बेटा, समझ पा रहे हो ना? राज्य मिलकर के देश बना रहे हैं, फेडरेशन में राज्य मिले और उन्होंने देश बनाया। तो जब फेडरेशन में राज्य मिले और उन्होंने देश बनाया, तो ताकतवर कौन हुए बताओ? भाई जो बना रहा वही ताकतवर है ना, तो बना कौन रहा है? राज्य बना रहे। इसीलिए फेडरेशन में राज्य क्या होंगे? हमेशा शक्तिशाली होंगे। स्टेट्स विल बी मोर पावरफुल, राज्य क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे। अब यहां पर देखो बेटा, जब राज्य शक्तिशाली होंगे, इसका मतलब अगर वो मिले हैं तो हट भी सकते, वो बनाए हैं तो वहां से हट भी सकते, पावर है उनको। इसका मतलब यह होगा कि फेडरेशन में राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। इट मींस द स्टेट्स कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, इसका मतलब यह है कि स्टेट्स कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर, अलग हो सकते हैं कि नहीं अलग हो सकते? भाई राज्य मिलकर के देश बना रहे हैं तो राज्य अलग हो सकते हैं, समझ रहे हो? इसका मतलब अमेरिका में राज्य अलग हो सकते हैं। 50 राज्य है, एक राज्य अलग हो जाएगा, अपना अलग देश बना लेगा, वो अलग हो सकता है, क्योंकि सारे राज्य मिलकर के बनाए, तो ये भी तो फेडरेशन है। वहीं इसका एक उल्टा तरीका और भी देखो आप, जैसे कनाडा में हुआ, कनाडा ने एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांटा, तो कनाडा क्या किया है? केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, 2 स्तर पर सरकार हो गया ना, फेडरेशन हो गया। एक से ज्यादा स्तर पर सरकार हो गई, फेडरेशन हो गया। लेकिन कनाडा ने एक अलग तरीके का बनाया। कनाडा ने क्या किया भाई? कनाडा ने अपने क्षेत्र को छोटा छोटा बांटा है, तो कनाडा ने बनाया, लेकिन राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं दी, राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं दी, केंद्र से टूट करके बना है। तो कनाडा में क्या है? कनाडा इज ऑल्सो फेडरेशन, ठीक है, लेकिन कनाडा में राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई यूएस इज अ फेडरेशन, बट यूएस इज अ रिजल्टेंट ऑफ एग्रीमेंट among all the states, whereas Canada is also federation, but Canada becomes federation after bifurcating the states. So basically all the power are owned by the center. जितनी भी शक्तियां हैं, पावर जो है वो केंद्र के पास में है। So the states are not empowered to get separated from the center in Canada. इसका मतलब कनाडा में राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। नहीं समझे? समझ पा रहे हो ना? अब आप सोचोगे ये इतनी कहानी क्यों बता रहे? तो अब मैं बताता हूं आपको इतनी कहानी में क्यों बता रहा हूं। इसी में आगे आप देखिएगा, समझिएगा।
ऐसे ही आगे चलते चले। अब आप एक बात बताएं कि भारत में क्या एक सरकार है या एक से अधिक सरकार है? एक से अधिक सरकार है तो भारत क्या होना चाहिए? फेडरेशन। तो इस तरीके से भारत क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो भारत एक संघ है। इंडिया इज अ फेडरेशन। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघीय शासन व्यवस्था है, बिकॉज वी हैव गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल। ठीक है, वी हैव गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल, सो इंडिया इज फेडरेशन। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत फेडरेशन तो है, बट विच काइंड ऑफ फेडरेशन, लाइक यूएस और लाइक कनाडा, तो याद रखें भारत एक संघ है और भारत का जो संघीय ढांचा है, वो कनाडा से प्रेरित है। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कनाडा। क्यों ऐसा? क्यों? रीजन भी सुन लो बेटा। देखो, हां, जब हम स्वतंत्र हुए तो अंग्रेजों ने एक जुमला छोड़ दिया और अंग्रेजों ने यह कहा कि जो रजवाड़े हैं, देशी रियासत जो है, जहां पर राजाओं का शासन चलता था, इंग्लिश में उसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स को उनकी इच्छाओं पर छोड़ दिया कि अगर उनकी इच्छा होगी तो वो भारत में शामिल हो और नहीं हो तो मत हो। और उस समय 600 देशी रियासतें थी, मोर देन 600, 600 से ज्यादा देशी रियासतें थी। अगर वो देशी रियासत भारत में शामिल नहीं होते तो भारत भारत नहीं होता। समझ रहे हो नहीं? भाई सोचो नहीं, बिलासपुर में कलचुरी थे, मान लो संविधान लागू हो जाता तो ये रायपुर में आप संविधान के माध्यम से चलते, सरकार होती, और बिलासपुर में सब झिंगा लाला होता, कलचुरियों का शासन होता, राजाओं के समय का है। हम बिलासपुर नरेश ऐसे आते, चुनवा दो इस अनारकली को दीवार में, कुछ भी चलता है ना भाई। और यहां पर वुमेन्स एम्पावरमेंट चलता, मतलब आंख का बाएं हो जाता देश जो है। रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए आपको वीजा लगता, और हो सकता है कि आप मुझसे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि भाई वीजा लगता। ठीक है, और मैं फिर कहां से पढ़ाता? मैं तो खुद झिंगा लाला जगह में रहता, है कि नहीं भाई? सोचो तो कैसे होता देश। समझ में आ रहा है? तो खास बात क्या है? इसीलिए फिर इस मुद्दे को जो आज मैं आपसे बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इस मुद्दे को, मेरी बात को समझने वाले केवल एक ही व्यक्ति थे। वो जानते थे कि 2001 में कोई बच्चा पैदा होगा, है ना, अपने उम्र के 20 ही साल हो ना, हाँ 19-20 साल में लोगों को पढ़ाता रहेगा ना, ऐसा सोचे। सच में आई एम जस्ट 20 ईयर ओल्ड है। बाल विवाह हुआ मेरा। पहला प्रश्न इसका, ये शादीशुदा लोग ऐसी बम मारते हैं। देखो, बोलिए ना, अच्छा मतलब आपका बाल विवाह हुआ है? देखो, मैं ये कह रहा था कि जो देशी रियासत थी, देशी रियासत, अगर इनको नहीं मिलाते तो दिक्कत होता। इस बात को समझे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं बनेगा भाई, इन सबको मिलाना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती करके, साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से हुआ, उन्होंने सबको क्या कर दिया? देशी रियासतों को भारत में मिला दिया। समझ में आया? सारे देशी रियासतों को भारत में मिला दिया। अब सोचो कि अगर हम फेडरेशन तो बना रहे थे, केंद्र और राज्य में सरकारें ला रहे थे, लेकिन अगर अमेरिका जैसा फेडरेशन बनाते तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता और 27 जनवरी को सब अलग अलग हो जाते। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम राज्यों को मिलाएंगे, राज्य में सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी, फेडरेशन होगा, लेकिन राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं होगी जैसे कनाडा में। मेरी बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो कनाडा से प्रेरित है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा चलो, तो ये हम फेडरेशन के बारे में इतने देर तक समझ रहे थे। अब थोड़ा सा यूनियन के बारे में समझते हैं। यूनियन के बारे में
यूनियन होता है आपका एकल या एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, यूनियन या एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट, यूनियन शब्द जो है वो शब्द निकला है आपका यूनाइट से बना है आपका यूनियन। यूनाइट मतलब एक हो जाना, तो इसका मतलब ये है एक। यूनिट का मतलब क्या, इकाई या एक। ठीक, इसका मतलब जहां पर केवल एक सरकार हो, और वो कौन सी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऐसे देश को यूनियन कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? द नेशन हैविंग ओनली वन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, कोई भी ऐसा देश जहां पर केवल, यूनियन का मतलब ही होगा एक, एकल मतलब एक, तो जहां पर केवल एक सरकार हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन। ठीक है, यूनियन मींस वन, द नेशन हैविंग ओनली वन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल विल बी यूनियन। ठीक है, जहां पर केवल एक सरकार हो यूनियन होगा। अब खास बात समझे बेटे, ये यूनियन होगा। और अच्छा एक और समझे थोड़ा सा, फेडरेशन में एक से ज्यादा सरकार है, यूनियन में कितनी सरकार है। अब बात समझो बेटे, एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा हैं, यह शुरुआत यहां से करते हैं कि आप लोग इतने कम हैं कि एक क्लासरूम में आ जाएंगे, तो अकेला मैं पढ़ा सकता हूं आपको। लेकिन अगर संख्या इतनी ज्यादा है कि एक क्लासरूम में नहीं आएंगे, दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मुझे एक और लोग लगेंगे कि नहीं। तो आप लोगों की संख्या मतलब जनसंख्या, जनसंख्या कम है अगर किसी देश की, या छोटा देश है, तो वहां पर एक सरकार काम कर सकती है। लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर एक सरकार काम नहीं कर सकती। जैसे इंडिया देखें, जनसंख्या ज्यादा है, सो वी नीड मोर देन वन गवर्नमेंट, इवन वी नीड द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। एक से ज्यादा सरकारें चाहिए हमको, इसलिए फेडरेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जो देश छोटे होंगे, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन काफी छोटा देश है, तो जब ब्रिटेन, हो गया टाइम, हाँ? साढ़े के, अच्छा इसको बता के जा रहा हूं। अगर छोटा देश होगा तो एक से ही समझ जाएगा, यानी केवल एक सरकार चाहिए फिर वहां पर। समझ बात? ब्रिटेन काफी छोटा देश है, इसलिए ब्रिटेन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनियन। ब्रिटेन में केवल केंद्र की सरकार होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती वहां। 2019 का वर्ल्ड कप आप देखे होंगे, तो इतना छोटा देश है कि फ्लाइट में सफर नहीं करना पड़ता प्लेयर्स को, एक मैदान से दूसरे मैदान में जाने के लिए फ्लाइट में नहीं जाना पड़ता, कार में नहीं ससुरे, बस में जाते हैं। कार में, बस में जाते हैं वो लोग, कार में नहीं हम आएंगे सब 15 लोग। ठीक, तो बस में जाते हैं वो लोग, बस में। समझ में आया? ट्रेन में भी नहीं जाते, ट्रेन में आम लोग चलते। ठीक है, बस में भी आम लोग ही चलते हैं। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इस तरीके से ब्रिटेन जो है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनियन। सही बात। अब देखो बेटा, अच्छा यूनियन, मेरी बात को समझना यहां पर, अगर आप समझ पाओ तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जहां एक है वो यूनियन है, और अगर दो भी है लेकिन लगे कि एक है तो भी यूनियन है। समझो मेरी बात को, एक है तो यूनियन है, और लगे कि दो है, नहीं मतलब दो है फिर भी लगे कि एक है? यूनियन है। मैं बता रहा हूं,
लेट मी एक्सप्लेन। बहुत कुंठित लोग कुछ भी सोच चुके हैं, दो जिस्म एक जान ऐसा सोचने लगे होंगे, और ऐसी वाली बात है भाई। दो होकर के भी अगर एक है तो क्या है? यूनियन है। मैं बता रहा हूं इसका एग्जांपल। मान लो कि कहीं पर दो दो सरकारें हैं, या नहीं, आप घर का एग्जांपल लो। मान लो कि आपके घर में पापा बस है, मतलब आपकी फैमिली में दादा दादी के अकेले पापा है, उन्हीं की भाई अकेले है तो उन्हीं की चलेगी, पूरा पावर उन्हीं का है, तो आपका घर यूनियन टाइप हो गया। या मान लो कि पापा और चाचा दोनों हैं, चाचा ने इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ नहीं मिला उन्हें, ठीक, तो अब चाचा के पास कुछ नहीं है तो चलती चाचा की है, नहीं है दो, लगता एक है। पूछोगे पापा से जाकर के सब चीज, नहीं आया समझ में? तो दो होने के बावजूद भी एक इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसी की चल रही है, दूसरे का मतलब ही नहीं है? चाचा के लड़के भी बड़े वाले पापा से जाकर पूछ रहे हैं, पापा थोड़ा दो ना, है तो बड़े वाले पापा ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो दो होकर के भी एक हो तो यूनियन है। मेरी बात समझे? इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता, यूनियन में केवल केंद्र सरकार होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार भी है, तो भी केंद्र की सरकार क्या होगी? ज्यादा शक्तिशाली होगी। मतलब एक ये भी तरीका हो सकता है, समझे? इफ एनी नेशन हैविंग ओनली वन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, 100% it will be union. But if any nation having more than government at more than one level, but the central government is more powerful than the other government, it is also the example of union. मेरी बात नहीं समझे? केवल केंद्र की सरकार है तो यूनियन है, केंद्र और राज्य में सरकार है लेकिन केंद्र की सरकार ज्यादा शक्तिशाली है तो भी यूनियन हो। नहीं समझे जी? ये यूनियन होगा। समझ में आया? अब यहां से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसको आप तब ग्रैब कर पाएंगे जब मेरी आप अभी जो 2 लाइन में बोलूंगा उसको आप सुनेंगे। आर्टिकल 1 जो है, जो अभी हमने देखा है, आर्टिकल 1 को हिंदी में सुनिए पहले। आर्टिकल 1 हिंदी में कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और इंग्लिश कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी बोलता है संघ होगा, इंग्लिश बोलता है यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। संघ को तो फेडरेशन बोलते हैं, बोलना चाहिए फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन इंग्लिश में क्यों बोला है यूनियन ऑफ स्टेट? तो वही है क्योंकि हम कनाडा से इंस्पायर हैं। इंडिया इज फेडरेशन बिकॉज वी हैव द गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल। बट अगर आपसे पूछे कि भारत क्या है या भारत की शासन पद्धति कैसी है, तो भारत की शासन पद्धति कैसी है? फेडरेशन है, एक से अधिक सरकारें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत राज्यों का क्या है, तो भारत राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज फेडरेशन बट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? केवल एक इसमें अर्थ है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। कहने का मतलब यह है कि भारत में केंद्र की सरकार भी होगी, राज्य की सरकार भी होगी, लेकिन राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का केवल इतना मीनिंग है। बेटा क्वेश्चन यहां से पूरे मैं आपको बता चुका हूं। पूछता है भारत की शासन पद्धति कैसी है, तो फेडरेशन। भारत क्या है? एक संघ है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि भारत राज्यों का क्या है, तो यूनियन है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है, तो संविधान में भारत को एक ऑप्शन देगा, संघ, एकल, राज्यों का संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर लेंगे राज्यों का संघ है। मेरी बात समझ में? यूनियन ऑफ स्टेट है इंग्लिश में। भारत क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत का संघीय ढांचा किस देश से मिलता है? कनाडा से। मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे कि क्या संविधान में कहीं पर फेडरेशन शब्द का उल्लेख किया गया है? नहीं।
ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? आगे सरकार के संदर्भ में आता है भाग 1 में, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे कि भारत क्या है, पूछेगा संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, तो राज्यों का संघ उत्तर लेना है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक, तो चलिए फेडरेशन और यूनियन में इतना याद रखिए, इसके बाद अगर मेरी क्लास कल रही तो मैं लूंगा। हेलो हेलो बोलो सर, एक डाउट है सर। बोलो ना जी। न्याय न्याय राज्य सूची का विषय कैसे है सर, थोड़ा सा समझाने की कृपा करें। राज्य सूची का विषय कैसे है बोलते हो? न्याय राज्य सूची का विषय है सर, कैसे है थोड़ा सा समझाइए। तो क्यों कैसे कैसे है, समझाने का मतलब क्या है? मतलब कैसे राज्य सूची का विषय में कैसे रखा गया है, थोड़ा भाई सा वो समझाइए। संविधान निर्माता लोग संघ सूची लिखे, 1 से लेकर 100 तक विषय लिख दिए, फिर राज्य सूची लिखे, उसमें न्याय भी लिख दिए, तो न्याय राज्य क्या सूची का सर विषय अलग है? अलग अलग स्टेट का न्याय अलग हो सकता है क्या सर? हाँ, अलग अलग स्टेट का न्याय, अलग अलग स्टेट को पावर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलग अलग कानून बनाने का, तो न्याय कानून के अंतर्गत दिया जाता है। तो जिस राज्य का जैसा कानून, उस राज्य में उस तरीके का न्याय। भाई आप सोचो, देखो एक एग्जांपल समझो, जैसे आप गुजरात गए, ले लिए, जी सर। पकड़ा गए, अरेस्ट हो जाओगे, ठीक, गुजरात में अरेस्ट हो जाओगे, पुलिस कार्यवाही कर देगी, जेल भेज देगी आपको। और वही यहां पर आप छत्तीसगढ़ में करो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्यों? स्टेट में यहां लीगल है, समझो, मतलब बैंड नहीं है ना, मेरी बात समझ लो। सो बेसिकली जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड द लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट इज स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा। इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे जो जज होते हैं उनकी जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो सिविल जज के माध्यम से होती है। सिविल जज की परीक्षा कौन लेती है? राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग, पीएससी, ठीक है। तो जुडिशरी इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। कोई भी चीज न्याय से जुड़ा होगा, पुलिस, कानून व्यवस्था, जुडिशरी, ये सब राज्य सूची का। जेल राज्य का होता है, केंद्र का नहीं होता। समझ में आया? ठीक है सर। जी सर।